फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। जैसे कि आपसे मैं बहुत दिनों से नहीं मिल पाई थी, आपके लिए वीडियो नहीं ले पाई थी क्योंकि आपका अभी सेकंड सेमेस्टर जस्ट ही शुरू हुआ था। तो मैंने सोचा थोड़ा सा आप पढ़ लें कॉलेज में, फिर मैं आपको थोड़ा वीडियो करके ले आऊँगी। और मैं अभी बिजी था, बहुत शेड्यूल थोड़ा बिजी था, इस वजह से मैंने आपके लिए वीडियो बना रही थी। बट मैं आपका सबसे जो टफेस्ट टॉपिक है इस बार का, जो मेरा फर्स्ट ही टॉपिक है पॉल साइंस का, उसे अब डिस्कस करने जा रही हूँ। रिवोल्यूशनरी मूवमेंट ये देखने में बहुत बड़ा, मतलब बहुत टफ लगता है, बट ये टफ है नहीं, ये बहुत लेंथी है इसलिए टफ लगता है। इसको अगर सिस्टम से पॉइंट वाइज समझते जाएंगे तो चीज़ें बहुत ही आसान है, बस इसको हमें करना है जल्द से जल्द। तो आप लोग को जैसे कि आप लोग कह रहे थे इस पर वीडियो बनाने के लिए, समझ नहीं आ रहा है, तो आपकी रिक्वेस्ट पे मैं ये वीडियो लाई हूँ, इसे ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ये लेंथी टॉपिक लगता है पर ये एक्चुअली में लेंथी है नहीं, ये है बहुत सिंपल। इट मीन्स कि ये बहुत हार्ड टॉपिक आपको लगता है, बट एक्चुअली ये हार्ड है नहीं, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर कंटेंट जो है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये समझने में हम नहीं पाते हैं, हमें हार्ड लगता है। प्रॉब्लम ये है, लेकिन हम इसको अदरवाइज में हार्ड है तो इसको फिर हार्ड वाला ही हलवा बना के रख दिया है हम लोगों ने कि बहुत हार्ड है। ऐसा कुछ नहीं है, हार्ड वार्ड कुछ नहीं है, ये बस थोड़ा लेंथी है। उसको कंसाइज और छोटा कैसे करके पढ़ना है ये हम सीखेंगे और उसको पढ़ेंगे। और रही बात कि मैं एक चीज़ ब्लैक बोर्ड पे लिखवा, वाइट बोर्ड पे लिखवा के आपको समझाऊंगी, नहीं, बिल्कुल नहीं। सब एक पॉइंट आपको नहीं समझाऊंगी इस वाइट बोर्ड पे लिखवा, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा लेंथी है, एक्स्ट्रा लेंथी है। इसको समझाना बहुत ही, एक चीज़ को लिखवाना मीन्स कि 3-4 दिन, मतलब 5-6-7 घंटे का एक वीडियो होना, तो इम्पॉसिबल है कि उस चीज़ को यहाँ लिखवाना। तो मैं चीज़ों को कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करती जाऊँगी अपने लेक्चर में, आप उसे नोट करेंगे। मैं आपके लिए चीज़ें लिख ली हूँ एक जगह, मैं उसे बोल भी दूँगी आपके लिए, आपको डिक्टेट भी कर दूँगी इन्हें, मैं आपको बोल भी दूँगी, आप आराम से नोट कर लीजिएगा। जैसे कि रिवोल्यूशनरी मूवमेंट, क्रांतिकारी आंदोलन, तो ये चीज़ें आपको पढ़नी है। देखिए हार्ड नहीं है, लेंथी है, और लेंथी को शॉर्ट कैसे करना है और कैसे पढ़ना है हमको अपने एग्ज़ाम के लिए, ठीक। जैसे कि अगर हम रिवोल्यूशनरी मूवमेंट की बात करें, उसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे कि अबाउट मूवमेंट, एक्चुअली ये मूवमेंट है क्या, ये रिवोल्यूशनरी मूवमेंट है क्या, ये हमें पढ़ना है। फिर हमें पढ़ना है रीज़न और कॉजेज़ ऑफ रिवोल्यूशनरी मूवमेंट, क्या वजह थे, क्या कारण थे, क्या फैक्टर थे, क्या कॉजेज़, क्या रीज़न थे जिसकी वजह से रिवोल्यूशनरी मूवमेंट हुआ। उसके बाद में रोल ऑफ रिवोल्यूशनरी मूवमेंट, क्या वर्क था, क्या फंक्शन था, क्या चीज़ें होती थी रिवोल्यूशनरी मूवमेंट में। फिर इंपॉर्टेंट रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स, बहुत सारे ऐसे रिवोल्यूशनरी 6-7-8 बहुत सारे हैं वैसे तो, लेकिन जो कंसीडर किया जाता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो 6-7-8 हैं जिनको मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स में डाला जाता है, और उसको हम कुछ देखेंगे, ठीक। तो मैं आपको बस हेडिंग्स यहाँ दूँगी, बाकी एक्सप्लेन करूँगी आपको, और कुछ मेन पॉइंट जो आपको अपने क्वेश्चन में डालने ही होंगे जब ये आप लिखोगे, तो वो लाइन मैं आपको बोल दूँगी, ठीक है। तो ये चीज़ें हुई रिवोल्यूशनरी मूवमेंट। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि रिवोल्यूशनरी मूवमेंट जो है आपका ये टॉपिक है, ये तो सबसे पहले नॉर्मल ऐसे है, और इसके अंदर बहुत सारे रिवोल्यूशनरी मूवमेंट, इट मीन्स कि वो सभी मूवमेंट जिसमें क्रांति के लिए एक नई क्रांति, एक नए सवेरे, नए उजाले के लिए किया गया, ठीक है, वो सारे मूवमेंट इसके अंदर आएंगे। आप कहेंगे मतलब जितना भी लड़ाई लड़ेगी ब्रिटिश से वो सारे इसमें आ जाएगा, नहीं। जब जैसे कि 1907 में मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हुआ था, फिर क्या हुआ, फिर 1908 में कांग्रेस स्प्लिट हो गई, तो ये सारी चीज़ें, फिर स्वदेशी मूवमेंट आया, स्वदेशी मूवमेंट का फ्लॉप हो जाना, ये सारी चीज़ें जो हो रही थी ना, इस समय के बाद जो ब्रिटिशर्स इतना ज़्यादा, मतलब उनके एक्शंस को दबाने लगे, और ये लोग देखते थे कि ये हम पे दबाव बना रहे हैं और हम दब जा रहे हैं। और लेकिन जैसे ब्रिटिशर्स ने कॉलोनी बनाई थी हमारे इंडिया में, वैसे ही कॉलोनी वो और भी जगह फॉरेन में बनाते थे, जैसे कि और भी, जैसे हमारे इंडिया है और भी कंट्रीज थी वहाँ अपनी कॉलोनी बनाते थे, लेकिन लोग वो कहीं लोग ये भी करते थे कि उनको अपने यहाँ से भगा देते थे। भगा इन द सेंस कि उनके ऊपर, जैसे वो हमारे पर रूल कर रहे हैं, तो अगर वो वहाँ पे कॉलोनी बनाने जाते थे, उनके ऊपर हुकूमत करने का कोशिश करते थे, वो लोग अपनी यूनिटी से उनको मार भगाते थे ब्रिटिशर्स को अपने यहाँ से, वो नहीं जमने देते थे, आपको नहीं बनाने देते थे कॉलोनी। ये सारी चीज़ें देखी जब हम लोगों ने, मतलब इंडिया वालों ने, कि अदर कंट्री में ऐसे हो रहा है, तो उसके अंदर उन लोगों के अंदर भी ये चीज़ें आई कि वो लोग भी बेटर कर सकते हैं, वो लोग भी चाहें अगर एकजुट हो जाए, काम करने लगे। क्योंकि इस तरह से देखे स्वदेशी मूवमेंट का होना, फ्लॉप हो जाना,
फिर कांग्रेस का स्प्लिट हो जाना, मतलब कांग्रेस में ही मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट का बट जाना, ये सारी चीज़ें थी वो बहुत ही बुरी, मतलब ऐसा समझ में आ रहा था कि अब ब्रिटिशर्स हम पे इतना दबाव बनाएंगे कि चीज़ें मतलब हम अपना एग्जिस्टेंस ही खो देंगे, हम सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा लगे थे। तो ये जो हावी होना उनका, और ये मतलब इनसिक्योरिटी, जब जैसे पहले कांग्रेस हमेशा खड़ी रहती थी लोगों के फ्रंट में, हम आपके लिए लड़ेंगे, हम अपने आपकी जो भी रिक्वेस्ट हम गवर्नमेंट, उस टाइम गवर्नमेंट कौन थे, ब्रिटिशर्स ही थे, उनके सामने आपकी बातें रखेंगे, सारी चीज़ें। बट अब यहाँ तो क्या होने लगा था इस समय से कि कांग्रेस ही स्प्लिट हो रही थी, टूट रही थी, एक तरफ मॉडरेट फॉर्म हो रहा है, एक तरफ एक्सट्रीमिस्ट फॉर्म हो रहा है, कोई किसी की बात नहीं सुन रहा, एक दूसरे में ही लोग लड़ रहे। तो लोगों को, जो कॉमन पीपल थी, जो नॉर्मल जनता थी, उसे ये महसूस होने लगा, वो बहुत इनसिक्योर फील करने लगी कि उनके सपोर्ट में, उनके फ्रंट में कोई खड़ा होने वाला तो कोई है ही नहीं। वो इतना ज़्यादा मतलब अंदर से वो प्रॉब्लम में वाला फील करने लगी, इतना मतलब इनसिक्योर फील करने लगी, असुरक्षित महसूस करने लगी। तो उसे लगा कि अब कोई हमारे लिए कुछ नहीं करेगा, अब हमें ही खुद से कुछ करना पड़ेगा। और सभी लोगों ने कुछ ऐसे कुछ चीज़ें की, और ये सारे जो आंदोलन, बहुत सारे आंदोलन हैं, वो सारी चीज़ें मिल के ग्रुप बना के चीज़ें आंदोलन करने लगे। और वही सारे आंदोलन जो डिस्कस करके ये सारी चीज़ें की गई, वही सारे हम पढ़ते हैं रेवोल्यूशनरी मूवमेंट करें कि जब आक्रोशित मॉडरेट्स भी जब एक्सट्रीमिस्ट में फॉर्म हो गए, जब अब लगा कि अब बिना मार काट के, मतलब ये जो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट था ना, एकदम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो खून खराबे के था, ब्लड शेड के था। बट क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव बहुत ही हमारा जो गोल था, हमारा ऑब्जेक्टिव था, हमारा जो एम था, वो बहुत ही अच्छा था। वो ये था कि हमारी जो आज़ादी, हमारा बर्थ है, हमारी जो आज़ादी है वो हमें मिले, क्योंकि हमें किसी का डोमिनेंस नहीं चाहिए। हम अपने तरह से अपनी यूनिटी के साथ अपने कंट्री में रह सके, अपने मर्जी से, ये चीज़ें होनी चाहिए, किसी और का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। और लोग इस चीज़ के इतना इनसिक्योर थे क्योंकि फीमेल के साथ इतना गंदा व्यवहार किया जाना, लोग एकदम परेशान हो गए थे और उनके लिए कोई नहीं था। तो फिर ये चीज़ उनको इतना इनसिक्योर करने लगा कि अब वैसे भी हम मर रहे हैं, तो क्यों ना अब कुछ ऐसा करके, मतलब अपनी बलिदान, मतलब वैसे भी हमें मरना है ब्रिटिशर्स के थ्रू, काम करा के बिना खाए ना पिए, इतना प्रताड़ित करके, तो क्यों ना हम अपना एफर्ट डालें ऐसी चीज़ में जिससे उनका, ब्रिटिशर्स का रोल कम हो और हम थोड़ा सा ऊपर आ सकें। तो ये सारी चीज़ें मिल के उनके दिमाग में क्रिएट होती है और लोगों ने रिवोल्यूशन शुरू किया, क्योंकि कांग्रेस भी उस टाइम बहुत धीमी पड़ गई, वहाँ खुद भी बहुत सारी लड़ाइयाँ हो रही थी, तो वो क्या ही करते इन लोगों के लिए, और क्या ही गवर्नमेंट से करते। ठीक 97 में जैसे स्वदेशी मूवमेंट फेल होना, 98 में स्प्लिट ऑफ कांग्रेस होना, फिर ऐसी चीज़ें होती गई जिसके से विश्वास लोगों का, मतलब इससे डगमगा सा गया, वो बहुत इनसिक्योर और इतना ज़्यादा ब्रूटली उन ब्रिटिशर्स का वो करना। तो यही सारी चीज़ें वजह थी कि इस टाइम इस तरह के लोग इतना ज़्यादा एक्टिव हो गए। ठीक है, तो अब जैसे बात करते हैं कि रिवोल्यूशनरी मूवमेंट आपको समझ में आया, ऐसे ही ढेर सारे मूवमेंट जो हुए उस दौरान लोगों के द्वारा, वही इसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं। उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है बहुत सारे, वही हमको देखना है। ठीक, तो आपको ये लेंथी इसीलिए लगता है, देखो इतना ये मूवमेंट क्या है, नॉर्मल 2 लाइन में आपको समझा दूँगी मैं। रीज़न और कॉजेज पॉइंट बाई 3-4 पॉइंट है वो समझा दूँगी। फिर रोल ऑफ रिवोल्यूशनरी मूवमेंट, वो भी मैं आपको पॉइंट्स में बता दूँगी। तो इतना तो कुछ नहीं है, लेंथी कहाँ से शुरू हो जाता है, ये जो बहुत सारे मूवमेंट्स हैं ना इंपॉर्टेंट जिसके अंदर हुए, वही की वजह से बहुत ज़्यादा होता है। लोग पूछते हैं कौन सा मूवमेंट लिखें, कौन सा ना लिखें। तो आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से आपका जो BA वालों का सेकेंड सेमेस्टर का पेपर है, उसके बेसिस से अगर देखा जाए तो इस टॉपिक से क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। राइट द एसे ऑन रेवोल्यूशनरी मूवमेंट, शॉर्ट नोट ऑन रेवोल्यूशनरी मूवमेंट, या रोल ऑफ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट, और कुछ नहीं पूछेगा। तो आपको क्या लिखना है, आपको डिसाइड करना है कि अब आप लिखेंगे क्या। अब ऐसे लिखने को दे दिया गया तो उसके अंदर आपको कौन सी बातें डालनी है उस चीज़ के बारे में, वो आप डिसाइड करेंगे। कोई तो कहानी नहीं स्पेसिफाई करने की कि हाँ ऐसे में आप लिखेंगे उस चीज़ का रोल, उस चीज़ का डीमेरिट, उस चीज़ का मेरिट, उस चीज़ के बारे में, रिवोल्यूशनरी इसके बारे में, ऐसा नहीं। जो आपका मन करे आप ऐसे में वही लिखते हैं जो आपके पास आपको सूटेबल और सबसे बेस्ट लगता है। तो ठीक, तो जैसे कि आपको ऐसे और शॉर्ट नोट लिखने को बोलेगा तो आप पहले रिवोल्यूशनरी मूवमेंट को बताएंगे, रीजंस देंगे, रोल देंगे, और इम्पॉर्टेंस के नाम पे जो इम्पॉर्टेंट मूवमेंट है, सिर्फ 4 मूवमेंट हैं, तो 6, 7, 8 जो इम्पॉर्टेंट है, बट उसमें से हमको सिर्फ 4 लर्न करने हैं, 4 ही याद करने हैं, सिर्फ 4। कोई भी जो आपको सबसे ठीक लगे, आपको लर्न करने में ईजी हो, ईजी वर्ड्स में हमारे बुक में दिया हुआ है उन सभी के बारे में, तो उसमें से आप कोई 4 पिक कर लीजिए और उसको तैयार कर लीजिए।
ठीक है, अगर आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से बात किया जाए तो करके कर लीजिए। लेकिन कुछ बच्चे अगर गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं ग्रेजुएशन के साथ साथ, कि वो लोग सोच रहे हैं कि इसके बाद यूपीएससी का पेपर देंगे, तो अगर यूपीएससी के पेपर की बात करें तो ये टॉपिक रिलेवेंट है, बट इतना घुस के नहीं पूछता वो कि इस मूवमेंट के अंदर क्या चीज़ें हुई थी और कौन किसने की। वो यूपीएससी में फैक्चुअल चीज़ें आती हैं, ना कि ये मतलब फैक्चुअल चीज़ें मतलब कि आपके माइंड के साथ वो लोग गेम खेलते हैं, ना कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसने किसको मारा, कब कौन से राजा कौन किंग बने, क्या ऐसी चीज़ें नहीं पूछी जाती यूपीएससी में। यूपीएससी में पूछा जाता है तो आपके माइंड वो थ्योरेटिकल मतलब आपके बेस को चेक करते हैं, वो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन कभी भी यूपीएससी में नहीं आते जो कि इसके अंदर है। हाँ, इसके ऊपर से पूछ लेंगे कि मोटिव क्या था रिवोल्यूशनरी मूवमेंट का, ठीक है, उसके पीछे क्या था लोगों, ये जो मतलब जो मोरल है ना वो पूछा जाता है, ना कि फैक्ट आपके स्टेट पीसीएस के पेपर में पूछे जाएंगे। उसके बाद यूपी ट्रिपल एस उसमें इसका बिल्कुल रोल नहीं। यूपीएससी में आपको बताएं ऊपर से ओवरऑल पूछते हैं, यूपीपीएससी स्टेट पीसीएस है उसमें आपको डायरेक्ट इसमें से पूछेंगे, इसमें से पूछ सकते हैं। बाकी यूपी ट्रिपल में नहीं पूछते हैं। बाकी आपके एसएससी के एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं, सीजीएल सीएचएसएल की, तो उसमें भी पूछा जाता है इससे। तो सीजीएल सीएचएसएल और यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम में ये सारे रिलेवेंट आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, जो 7-8 हैं मतलब इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स उसमें आपको डील करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से सिर्फ 4 आपको पढ़ने हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आपको 7 पढ़ने पड़ेंगे, 7-8 जितना भी दिया हुआ है। और उसके बाद में अगर आप यूपीएससी की बात करें तो आप बस याद मत करिए, चीज़ों को समझना शुरू कीजिए। जैसे कि स्टेट पीसीएस का पेपर है या चाहे एसएससी का पेपर है, इसमें कौन किसको मारा, कब मारा, ये सारी चीज़ें पूछते हैं, टिक द करेक्ट करना है, जो फैक्ट है वो लर्न करना। लेकिन जो यूपीएससी है उसमें क्या होता है ना, आपको मोरल पूछते हैं। मोरल इन द सेंस कि ओवरऑल आप चीज़ों को समझेंगे तभी आप आंसर कर पाएंगे। आप रट लीजिए उससे आप आंसर नहीं कर पाएंगे, तो आपको रटना नहीं उस चीज़ के लिए, आपको तो आप डिसाइड कर लीजिए कि आप क्या करना है। आपको अपने सिर्फ एग्ज़ाम देना है अपने कॉलेज का, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी करना है साथ में, उस हिसाब से चीज़ों को पढ़ते हुए चलिए हर एक टॉपिक को, क्योंकि यही सारे टॉपिक आपको बाद में पढ़ने पड़ेंगे एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। तो फिर वही चीज़ें होती हैं दोबारा उसी टाइम पढ़ लेंगे। अगर टाइम आपके पास टाइम नहीं मिलेगा तो आप अपने सिर्फ एग्ज़ाम के पर्पज़ से पढ़ लें, और टाइम मिल रहा है तो वैसे और भी पढ़ लें, ठीक। लेकिन आपको एग्ज़ाम के पर्पज़ से सिर्फ आपको 4 इंपॉर्टेंट मूवमेंट जो आपको इजीली याद हो जाए वही पढ़ना है, ठीक। मैं बहुत सारे नाम बता दूंगी आपको, डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे नोट्स इन द सेंस की शॉर्ट फॉर्म में, उन सभी मूवमेंट्स को शॉर्ट फॉर्म में दे दूंगी ताकि आप आराम से अपना प्रिपेयर कर लें, ठीक है। और अपनी बातें जो आपकी प्रॉब्लम है ना मेरे को कमेंट में शेयर किया करें, तभी तो मुझे समझ में आएगा आपको क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं समझ में आ रहा है। दूसरी बात ये कि मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी है अपना भी क्लासेस से, तो आप वहाँ पे भी मुझसे जुड़ सकते हैं, अपने क्वेश्चन के आंसर इंस्टेंटली मुझसे पा सकते हैं, और मतलब जो भी क्यूरी हो वहाँ आप मुझसे बता सकते हैं, कुछ भी शेयर कर सकते हैं अपना, जो भी आपका पर्सनल इशू है, आप तैयारी कैसे करेंगे पढ़ाई के साथ साथ, या जो कुछ भी जिस तरह की कोई भी चीज़ें कि मैं कैसे करती रहूँगी मेरा ग्रेजुएशन के बाद कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अपीयर कर सकूँ, चाहे कोई इस तरह की कोई भी इशू, बहुत सारे प्रॉब्लम में से मुझे और आंसर देने वाला कोई नहीं। अगर आपको लग रहा है कि आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे ज़रूर पूछें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैं देख रही हूँ उनके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन हैं पर वो समझ नहीं पा रहे हैं कि पूछना कैसे है, क्या करना है, कैसे करना है। ऐसे मत सोचिए, रिलैक्स हो जाइए, अभी आपका सेकंड सेमेस्टर शुरू हो रहा है, आपके पास अच्छा खासा टाइम है। अगर आप अभी से भी पढ़ना शुरू करेंगे किसी एग्जाम पे तो कर लेंगे। और लेकिन अगर आप हर कोई गाय भैंस बकरी की तरह नहीं कि सब लोग उसी का यूपीएससी का प्रिपरेशन करें, यार देखो अपना लेवल एग्ज़ाम का लेवल दोनों कंपेयर करना चाहिए, तब उस एग्ज़ाम में बैठना चाहिए, ठीक है। और बहुत सारे एग्जाम है अच्छे, तो अपने लेवल के हिसाब से जो आप एग्जाम फिट रहेगा उसमें आप अपीयर करने का सोचिए, ठीक। और आप हमसे पूछ भी सकते हैं कि आपको मतलब अगर ये वीक है तो क्या हम इस एग्जाम में जा सकते हैं, तो मैं आपको आराम से गाइड कर दूँगी, कोई दिक्कत नहीं है, आप परेशान ना हो। क्योंकि कोविड चल रहा है ना, तो मतलब कोई मतलब हम बाहर जा नहीं रहे हैं, किसी से मिल नहीं रहे, कोई हमें हमारी काउंसलिंग कोई नहीं कर पा रहा है, हमें कोई गाइड नहीं कर पा रहा, तो हम और ज़्यादा इरिटेट हो जा रहे हैं। तो कीप चिल। मैंने अपना चैनल बता ही दिया आपको, इंस्टा पे अपना भी क्लासेस से है मेरी आईडी, आप वहाँ पे आके मुझसे इस तरह के कोई भी पर्सनल क्वेश्चन है आप मुझसे कर सकते हैं बेझिझक, और मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आप कमेंट करने में आपको लगता है कि पब्लिकली है तो वहाँ आप कांटेक्ट करिए हमसे। और ये चीज़ें हुई, चलिए आप टॉपिक पे आते हैं। वो तो था कि अगर आपको इस तरह की कोई चीज़ें हैं तो रिवोल्यूशनरी मूवमेंट, अभी अबाउट मूवमेंट आपको बताया ना कि क्या चीज़ें हो रही थी, इसका पीछे का बैकग्राउंड आपको क्लियर कर दिया रिवोल्यूशनरी मूवमेंट का। अब एक्चुअली चीज़ें देखिए, मैं आपको एक लाइन में एक चीज़ बता रही हूँ कि ये रेवोल्यूशनरी ये जो चीज़ें होती हैं इसका नाम रेवोल्यूशनरी मूवमेंट, क्रांतिकारी आंदोलन ही क्यों रखा गया। देखो
वी कॉल देम रिवोल्यूशनरी, हम इसको रिवोल्यूशनरी मूवमेंट या रिवोल्यूशनरी मूवमेंट इसलिए कहते हैं, वी कॉल देम रिवोल्यूशनरी बिकॉज देयर ऑब्जेक्टिव वॉज टू ब्रिंग अबाउट अ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रिवोल्यूशन इन द कंट्री, क्योंकि इस मूवमेंट का ऑब्जेक्टिव था कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक, आर्थिक एवं राजनीतिक बदलाव, रिवोल्यूशन हो, चेंज आए हमारी कंट्री में। देयर गोल वॉज रिकन्स्ट्रक्ट अ सोसाइटी, जो उनका गोल था, उनका उद्देश्य था, वो पुनर्निर्माण करेगा एक सोसाइटी का, एक सभ्य समाज का, बेस्ड ऑन इक्वालिटी एंड जस्टिस, जो कि बेस होगा, किसके ऊपर बेस्ड होगा वो, इक्वालिटी, समानता, और जस्टिस मतलब न्याय पे, समानता और न्याय, इक्वालिटी एंड जस्टिस पे बेस्ड होगा। दे इम्बार्क एंड ऑन मोर पीरियस cause that adopted by moderate and extremist लिमिट, ये आपसे ये नहीं ज़रूरी है, बस आप इतना याद रखिए कि इनको इस मूवमेंट का नाम रिवोल्यूशनरी मूवमेंट क्यों दिया गया, क्योंकि इस मूवमेंट का यही मोटिव था कि वो क्या कर सके, वो इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली, आर्थिक और राजनीतिक तौर पे हम कंट्री में बदलाव ला सकें, और जो कंट्री क्रिएट, एक सभ्य समाज, सिविलाइज सोसाइटी का निर्माण हो, जो बेस हो किस पे, इक्वालिटी एंड जस्टिस पे, न्याय और समानता पे बनी हो, जिसकी नींव, ऐसा समाज का निर्माण करना चाहते थे, ऐसा बदलाव चाहते थे हम अपनी सोसाइटी में, तो ही तो उतना सब कुछ होना एक रेवोल्यूशन ही ला सकता है। तो इसलिए वैसे मूवमेंट्स, उसी चीज़ को पाने के लिए मूवमेंट्स कर रहे थे, तो इसलिए उस मूवमेंट्स का नाम रिवोल्यूशनरी मूवमेंट रखा गया, और उसमें जो काम कर रहे लोगों को रिवोल्यूशनरी कहा गया, क्योंकि वही थे जो रिवोल्यूशन लाने की बात कर रहे थे या रिवोल्यूशन लाने के लिए काम कर रहे थे। ठीक, अबाउट मूवमेंट आपको पता चल गया। मैं एक बार फिर से बोल दे रही हूँ, अगर आपको नोट करना है कि व्हाट इज रिवोल्यूशनरी मूवमेंट, तो आप नोट कर लेना। वी कॉल देम रिवोल्यूशनरी बिकॉज देयर ऑब्जेक्टिव वॉज टू ब्रिंग अबाउट अ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रिवोल्यूशन इन कंट्री। ठीक, देयर गोल वॉज टू रिकन्स्ट्रक्ट अ सोसाइटी बेस्ड ऑन इक्वालिटी एंड जस्टिस। ठीक है, इतना आप लिख देंगे रिवोल्यूशनरी मूवमेंट के बारे में। ठीक, अब क्या है, रीजंस और कॉजेज क्यों रिवोल्यूशनरी मूवमेंट हुए। तो सबसे पहले ग्रोथ ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म इन इंडिया। नेशनलिज्म जैसे पैट्रियोटिक फीलिंग मीन्स कि देशभक्ति की भावना उत्पन्न होने लगी थी उनके मन में। वो कैसे उत्पन्न हुई, जब अपने लोगों को मार पड़ती थी, वो देखते थे एक इंडियन अगर दूसरे इंडियन को मार पड़े तो उन्हें लगता था कि ये तो हमारे ही देश के लोग हैं और हमको ऐसे पीटा जा रहा है, फिर हमें भी पीटा जा रहा है। मतलब एक दूसरे के लिए वो यूनिटी वाली भावना कि हम सब मिल के लड़ेंगे, प्लस यूनिटी और नेशनलिज्म की भावना, राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न इसलिए भी हुई। दूसरी चीज़ ये थी कि जब मतलब कि जैसे बाहर के देशों में ब्रिटिशर्स अगर कॉलोनी बनाने की कोशिश करते थे कुछ तो वो लोग इतना यूनिटी के साथ अटैक करते थे, उनको भगा देते थे। तो ये यूनिटी उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी कि मतलब एक नेशन के लिए वो यूनाइट होकर एक नेशन के लिए लड़ रहा है। तो वैसे भी इनके अंदर भी नेशनलिज्म आ गया, राष्ट्रवाद, कि हमें अपना राष्ट्र चाहिए, आप जाइए यहाँ से, हमारा राष्ट्र हमारा है, हमें किसी और की ज़रूरत नहीं है। नेशनलिज्म की फीलिंग, पैट्रियोटिक फीलिंग आ गई उनके अंदर। क्या वो अपने देश को सिर्फ अपने लिए रखना चाहते थे, ना ही उसमें आके कोई और उनके ऊपर शासन करे, ऐसा वो चाहते थे। ठीक है, क्योंकि वो डिस्ट्रॉय कर रहे थे उनकी पूरी जो भी कल्चर थे, कस्टम्स थे, सब कुछ डिस्ट्रॉय कर रहे थे। इवन उनकी फीमेल्स की कंडीशन बहुत ही बुरी थी, उन लोगों को बहुत ही बुरा तरीके से ट्रीट किया जाता था इनके टाइम में। फिर फेल्योर ऑफ स्वदेशी मूवमेंट, तो जैसे ग्रोथ ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म इन इंडिया, क्योंकि देशभक्ति की जो भावना उमड़ रही थी अपने देश के लोगों को आज़ाद कराना है, सबको आज़ाद होना है, हमको एक साथ मिल के लड़ना है, तो ये सारी चीज़ें का लोगों को यूनाइट की ग्रुप्स बने, फिर ग्रुप्स बन के उनके अगेंस्ट लड़ने के लिए लोग खड़े हुए, प्लान बनाए, मूवमेंट्स चले। ठीक, तो ये सारी चीज़ें एक ये वजह बनी कि ये सारे मूवमेंट्स हुए। दूसरी वजह फेल्योर ऑफ स्वदेशी मूवमेंट, जो स्वदेशी मूवमेंट हुआ कि हम जो बाहर के बाइकआउट करेंगे फॉरेन गॉड्स को, तो उसमें क्या हुआ कि हम बहुत ज़्यादा इनिशियली बहुत ज़्यादा अपना एफर्ट डाल के चीज़ें करना शुरू किए, लास्ट में क्या हुआ, ये फेल हो गया। लोगों को बहुत उम्मीद थी इससे, लेकिन जब ये फेल हुआ ना, टोटली लोग इतना ज़्यादा उनका दिमाग ख़राब हुआ, मतलब वो एकदम पूरी तरीके से कहते हैं ना कि एकदम माइंड एकदम मतलब अंदर से पिचपिचा के रह जाने वाला फीलिंग था एकदम। मतलब उनको लग रहा था कि अब बस, अब नहीं, अब बस
अब इससे ज़्यादा नहीं। तो उसके बाद वो इतना एग्रेसिव वाला फीलिंग उनके अंदर क्रिएट हो गया ना कि मतलब एक्सप्लेन करना मुश्किल है। फिर इसके बाद यहाँ तो एक नेशनलिज्म की यूनिटी क्रिएट करनी है, एक साथ हम अपने देश के लिए लड़ना है, उनको भगाना अपने देश में, ये फीलिंग फिर आया कि वो एकदम एकदम अब इस फीलिंग में एकदम आक्रोश आ गया। इसके बाद फिर क्या हुआ, ये चीज़ें हुई। फिर फेल्योर ऑफ लीडरशिप, क्योंकि जो कांग्रेस थी जो लीड कर रही थी लोगों को, उसी में अब मार झगड़ा हो रहा था, स्प्लिट हो गई कांग्रेस, मुस्लिम लीग बन रहा है, हिंदू महासभा बन रहे, इस तरह की जो चीज़ें होने लगी, तो इस वजह से एक लीडर फ्रंट में कोई नहीं आ रहा था जो कि इन चीज़ों को एक फॉर्म दे सके कि हाँ अभी करना है मूवमेंट, अभी नहीं करना है, ऐसे करो ऐसे करो, ये सारी चीज़ें नहीं हो पा रही। तो एक लीडरशिप नहीं था, तो क्या हो रहा था कि लोगों को पता नहीं था कि वो जो काम करने जाए उस मूवमेंट को किस सही वे में ले जाएं, तो ब्रिटिशर्स को अफेक्ट करेगा वो चीज़ें, ब्रिटिशर्स समझेंगे, उनको आघात पहुंचेगा ब्रिटिशर्स को, कैसे करें ये चीज़ें, वो नहीं समझ पा रहे थे। और कोई लीडर नहीं था सामने कि उनको ये चीज़ें समझा सके, चीज़ें बता सके, और मतलब कि काम हम ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, ऐसा कुछ नहीं था। और कोई था नहीं फ्रंट में, वो काफ़ी इनसिक्योर फील कर रहे थे कि अब हमारे बिहाफ में तो कोई है नहीं हमें सपोर्ट करने वाला, तो वो और आक्रोशित हो गए कि हमें लड़ना है, हमको कैसे भी सेव करना है, ठीक है, अपने आप को, हमें ब्रिटिशर्स को भगाना है, क्योंकि हमारे फीमेल इनसिक्योर है, हमारे बच्चे इनसिक्योर है, हमारी सोसाइटी खतरे में है, हम खतरे में हैं, हमारा नेशन खतरे में है, ठीक। फिर उसके बाद अगर लास्ट रीज़न की बात करें, इवन एक्सट्रीमिस्ट फेल्ड। जो एक्सट्रीमिस्ट थे, जो कि मॉडरेट्स की बात, कांग्रेस का जो स्प्लिट हुआ तो मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट हुए, तो जो एक्सट्रीमिस्ट थे, जो कि ब्लड मार धाड़ करके चीज़ों को हटाओ, नहीं कि बार बार नोटिस दे रहे हैं, विनम्र निवेदन कर रहे हैं कि ऐसा मत करें, वैसे तो लोग मानने वाले रहे, तो वो ये कहते थे कि वो लोग ऐसे मतलब सीधे मुँह बात करने वाले में से नहीं है ब्रिटिशर्स, उनको जब तक उनको मार धाड़ ये सारी चीज़ें नहीं की उन्हें कुछ नहीं समझ में आता है। तो इस तरह के लोग जो इस तरह की विचारधारा के साथ चलते थे और इस सभी बुराई को ख़त्म करके इंडिया को फ्री करने पर बिलीव करते थे, वो भी फेल हो रहे थे, वो भी आपस में लड़ रहे थे, वो भी फेल हो रहे थे, उनके भी मिशंस फेल हो रहे थे। इसको देख के लोग और आक्रोशित हुए कि यार ये क्या हो रहा है, अब तो हम नहीं बचेंगे, अब हमें ही कुछ करना होगा। इस टाइप की फीलिंग जो हुई कि इतना ज़्यादा मतलब ये सारी चीज़ें मिल के लोगों के दिमाग में इतना सब कुछ क्रिएट कर दिया, इतना मतलब इतना ज़्यादा बॉम्बिंग कर दिया उनका दिमाग में ना, बम फूटने लगा रहने के, तो कोई भी अब स्थिर नहीं रह सकता था इसके बाद में, क्योंकि सब कुछ इन डेंजर था उस टाइम। तो सब मिले रह के ऐसे ही रिवोल्यूशनरी मूवमेंट क्रिएट करने लगे ताकि उनको फ्रीडम मिल जाए। और इस टाइम जो मूवमेंट्स हुए ना, इतने हाई लेवल पे हुए कि ब्रिटिशर्स भी उस टाइम फील कर गए कि नहीं, अब हमको अपनी पॉलिसी में बदलाव तो करना ही पड़ेगा, वरना हम नहीं टिक पाएंगे। उस टाइम पूरा ब्रिटिशर्स हिल गया था, पूरा ये जो मूवमेंट हुए थे, बहुत सारे मूवमेंट्स हैं, अभी हम उसको डिस्कस करेंगे। तो मूवमेंट समझ में आया क्या था और क्या वजह थी इसकी वजह से ये मूवमेंट शुरू हुआ, क्योंकि कंडीशन इतनी बेकार बैकग्राउंड में चल रही थी कि वो वजह बनी कि रिवोल्यूशनरी मूवमेंट हो, ठीक। अब रोल ऑफ रिवोल्यूशनरी मूवमेंट, अगर हम रोल की बात करें कि रिवोल्यूशनरी मूवमेंट कैसे वर्क किया, तो हम रोल में देखो क्या देखेंगे। रोल जैसे कि जो रिवोल्यूशनरी मूवमेंट चल रहा है, तो उस रिवोल्यूशनरी मूवमेंट होने की वजह से लोगों पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ब्रिटिशर्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, चीज़ें कैसे क्या हो रही है, क्या बदलाव हो रहा है, क्या अलग हो रहा है, कैसे हो रहा है, अब हमको ये देखना है, ठीक है। तो देखिए जैसे रिवोल्यूशनरी मूवमेंट है, इसका रोल मतलब इसका फंक्शन क्या था, इसका इंपॉर्टेंस क्या था उस टाइम, हम पॉइंट वाइज देखें तो देखो रोल ये था, रिवोल्यूशनरी मूवमेंट क्या फंक्शन कर रहे थे, तो इनके जो फंक्शन थे उनको हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और पढ़ेंगे इनकी रोल को। लेट अस सी रोल ऑफ रिवोल्यूशनरी मूवमेंट। आप पॉइंट वाइज में ना लिख के आप एज अ होल लिखिएगा, क्योंकि वो ज़्यादा बेटर पड़ेगा, क्योंकि पॉइंट वाइज कैटेगराइज करना वो ज़्यादा मतलब मुश्किल हो जाता है, एज कम्पेयर टू हम होल में लिखेंगे पूरा उनके रोल एज अ थ्योरी फॉर्म में। पॉइंट वाइज में सिर्फ रीजन्स लिखेंगे और जो हमारा रोल है वो हम पॉइंट वाइज नहीं करके लिखेंगे, एज अ होल करके लिखेंगे, ठीक है। होल इन द सेंस कि पूरा मतलब एक थ्योरी फॉर्म में लिखेंगे, ठीक, क्योंकि उसको हमें थोड़ा बड़ा करना है, ठीक। तो देखिए रोल ऑफ रिवोल्यूशनरी मूवमेंट क्या था, आर फॉलोइंग करेंगे और फिर लिखेंगे। द रिवोल्यूशनरीज एजिटेटेड द नेशनल, देखिए हम आपको फिर से बोल दे रहे हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा रोल, क्योंकि यहाँ लिखवाना बहुत डिफिकल्ट है, सब कुछ लिखवा देना फिर नोट करना बहुत टाइम टेकिंग होगा, इसलिए मैं बोल रही हूँ। आप अगर समझा भी दूंगी, अगर आपको सर समझना है तो ठीक, अगर लिखना है तो आप इसे एक जगह नोट भी कर सकते हैं, अपने आंसर में आप लिख सकते हैं इसको।
देखिए, द रेवोल्यूशनरीज initiated the national cause and carried the message of nationalism in the country and outside the country. देखो, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट जो रेज हो रहा था वो नेशनल कॉज एंड कैरिड मैसेज, ये मैसेज क्रिएट कर रहा था नेशनलिज्म का। जैसे यहाँ पे ये था, ये जो रीज़न था जिसकी वजह से नेशनल रेवोल्यूशनरी मूवमेंट हुआ। तो अगर उसके रोल में हमें लिखना हो तो हम ये लिख सकते हैं कॉज ऑफ नेशनलिज्म, मैसेज ऑफ नेशनलिज्म। हम एक पॉइंट में ऐसे डाल सकते हैं इसको अगर चाहे तो, मतलब वैसे पॉइंट में नहीं लिखेंगे तो ठीक है, अगर ऐसा हो लिखेंगे क्योंकि बड़ा करना है ना तो पॉइंट में हमें बढ़ाने में थोड़ा दिक्कत होती है। आप जैसे सुटेबल पड़े आप लिख सकते। तो उसकी पहली पॉइंट की बात करें तो हम लिख सकते हैं मैसेज ऑफ नेशनलिज्म, कि जो राष्ट्रवाद था उसका उद्देश्य, उसका प्रचार हो रहा था इसमें, कि सब एक साथ जुट रहे थे, एक ही देश के लिए सब लड़ रहे थे, एक ही देश के अंदर जो घपला हो रहा था उसके लिए उसके जो देशवासी थे लड़ रहे थे। तो मैसेज ऑफ नेशनलिज्म इन द कंट्री एंड आउटसाइड द कंट्री, अपने कंट्री में तो ठीक, आउटसाइड ऑफ कंट्री में भी ये मैसेज फैल रहा था कि इंडिया में लोग ऐसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, इतना अच्छे अच्छे से ये कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स तो अब चले ही जाएंगे, ये वो इस तरह की चीज़ें थी। फिर they inspired the people through the British rule and prepared to make any kind of sacrifice for cause of freedom. अब देखें, दूसरा है कि लोगों को इंस्पायर्ड, जो मूवमेंट हो रहे थे लोग इससे इंस्पायर्ड हो रहे थे कि हमें अपनी आज़ादी पाने के लिए वो किसी भी तरह का कोई भी सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार थे। एनी हाउ एनी टू कैन टू, हम अपनी फ्रीडम पा के रहेंगे। ठीक, दे इंस्पायर्ड द पीपुल, इंस्पायर्ड हो रहे थे पीपुल टू थ्रो, मतलब उठा के फेंक देना ब्रिटिश रूल को करके लिए, एंड वी प्रिपेयर टू मेक एनी काइंड ऑफ, और वो खुद को प्रिपेयर कर रहे थे कि हम कोई किसी भी प्रकार का सेक्रीफाइस कर सकते हैं किसके लिए, अपनी आज़ादी के लिए। ठीक, तो इंस्पायर्ड पीपुल, दूसरा इंस्पायर्ड पीपुल, ये तो मैंने ऐसे रेंडमली पॉइंट लिख दे रही हूँ पर एक्चुअली में आपको पॉइंट में नहीं लिखना है क्योंकि पूरी बातें सामने नहीं आ पाती हैं, क्योंकि टीचर्स को पॉइंट पड़ेगा और जिसके लिए एक सुटेबल, जैसे टीचर क्या होता है, आप एग्जाम में लिखते हैं तो आपके पॉइंट देख के ही समझ जाता है कि आप एक्चुअली में लिखना क्या चाहते हैं। तो इसमें ऐसे पॉइंट बहुत बड़े बड़े बनेंगे, तो उसकी जगह आप क्या करेगा, पॉइंट क्योंकि बड़े बड़े हो जाएंगे तो फिर बेकार लगता है, आप पूरा एज अ मतलब थ्योरी के फॉर्म में ही लंबा रोल ऑफ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट करके पूरा आप ऐसे लिखिएगा। ठीक, वो ज़्यादा ठीक लगता है। बट मैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रही हूँ उसको लिख लीजिए, बाकी आप अपनी थ्योरी में उसके साथ उसको इंक्लूड कर लीजिएगा। ठीक, फिर रेवोल्यूशनरी लाइक रासबिहारी बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, लाल हरदयाल, M.A. मनन, लाल धीरंगा, एक सेकंड, कुछ रेवोल्यूशनरी के नाम भी आप नोट कर लीजिए, जैसे कि आपके अभी तो आपका ऑनलाइन पेपर हो रहा है तो 1 वर्ड में क्वेश्चन नहीं पूछते हैं ये लोग, ठीक है, लेकिन जब आपका पेपर ऑनलाइन तो, लेकिन जब आपका ऑफलाइन होता था तो 2-2 नंबर के 5, 6 या 10 क्वेश्चन, हाँ 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन आते थे। ठीक है, तो उधर से तो अभी तो नहीं, पर फिर भी आप ये लिख सकते हैं, अपने क्वेश्चन में ऐड कर देंगे तो आपका क्वेश्चन और अच्छा लगेगा कि जैसे रेवोल्यूशनरी, सब रेवोल्यूशनरी लाइक बिहारी बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, लाल हरदयाल, M.A. मंदन, लाल धींगरा and S. Ajit Singh succeeded in expanding the Indian independence movement and other countries as well. Bhagat Singh and his companion faced the British without any fear and inspired the youth of the country and fight against Britishers. जैसे कि इंस्पायर करने के बाद में आप एग्जाम्पल डाल सकते हैं भगत सिंह का, और उनके कंपेनियन थे भगत सिंह एंड हिज कंपेनियंस, उसके जो कंपेनियंस, उनके जो साथी थे, एकदम फेस टू फेस अगेंस्ट उनके, मतलब फेस टू फेस उनके अगेंस्ट चीज़ें करते थे भगत सिंह ब्रिटिशर्स के। तो ये चीज़ें एक यूथ के लिए, क्योंकि वो भी काफ़ी यंग थे, तो एक यूथ के लिए एक इंस्पिरेशन थी कि कैसे भगत सिंह ने इतना कुछ किया तो हम भी क्यों नहीं कर सकते अपने नेशन के लिए, अपने लोगों के लिए और अपने लिए। ठीक, ये था। फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ऑर्गेनाइज आज़ाद हिंद फौज इन अदर कंट्रीज एंड फॉट फॉर द कंट्रीज इंडिपेंडेंस। सुभाष चंद्र बोस ने ऑर्गेनाइज किया था आज़ाद हिंद करके एक फौज जो कि लड़ने के लिए कंट्रीज एंड फॉट फॉर
कंट्री इंडिपेंडेंस, अपनी कंट्री के इंडिपेंडेंस के लिए लड़ने के लिए। तो ये रिवोल्यूशनरी का भी कुछ हम जो लोग थे उनके भी नाम करके उनके छोटे छोटे फंक्शंस बता देंगे, तो हमारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्क्स हमको मिल सकते हैं। ठीक, तो रोल में क्या हमको बताना है, यही कि लोग को इंस्पिरेशन मिल रही थी। आपको मूवमेंट्स का एग्जांपल देना था, जैसे कि इस मूवमेंट ये हो रहा था, जैसे भगत सिंह का दिया गया कि भगत सिंह ने फेस टू फेस उनके अपने कंपेनियन के साथ ब्रिटिशर्स को फेस किया था, तो ये इंस्पिरेशन था यूथ के लिए। और ऐसे ऐसी चीज़ें हुई, तो इन्हीं मतलब मेजॉरिटी में देखा कि इन्हीं दो हेड के अंदर हमें पूरी बात अपने रोल को एक्सप्लेन करनी है। इस मूवमेंट की कुछ कमी भी थी। कमी ये थी कि जैसे जो लोकल लेवल पे लोग थे, पीपल थे, कॉमन पीपल, वो इंटरैक्ट नहीं कर पाते थे किससे, जो लीडर, मतलब कि कोई ऐसा तो लीडर कोई था नहीं, बट जो बड़े स्तर पे लोग हैं, मतलब वो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या चल रही है वहाँ पे, ब्रिटिशर्स को कैसे, उनको क्या करना है कि वहाँ इम्पैक्ट पड़ेगा, ये सारी चीज़ें, मतलब एक वो शहर से कॉन्टैक्ट नहीं था वो गाँव वाले लोगों का, तो वो चीज़ें नहीं समझ पा रहे थे। तो ये शॉर्ट कमिंग्स आ रही थी मतलब इन चीज़ों में, और मतलब इससे हमारा मूवमेंट बहुत एक एफर्ट्स तो बहुत थे, लेकिन एक सही वे में एफर्ट नहीं जा रहा था हमारा, इसलिए ये सारे मूवमेंट मतलब एक चरम सीमा वाला रूप नहीं ले पाया। क्योंकि जैसे जो गांव के लोग थे, अगर आज हमारे पास व्हाट्सएप है, इंस्टा है, टेलीग्राम है, सिंगल है, लेकिन पहले ये सारी चीज़ें नहीं थी, कैसे कॉन्टैक्ट कोई करेगा किसी से। ठीक, उसमें ब्रिटिशर्स लोग लगाए हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाने पे क्या ही कर सकते हैं। तो क्योंकि कांटेक्ट नहीं था लोगों के, एक दूसरी चीज़ें पता नहीं थी कि एक्चुअली हो क्या रही है, उधर ब्रिटिशर्स क्या मतलब खेल खेल रहे हैं और इधर हम लोग कुछ ही चला रहे हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें थी, मतलब यही चीज़ें कमियाँ रह गई हमारे रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स में, जो हमें रोक के मतलब कि हमें वो चरम सीमा तक नहीं पहुँचा सकी। ठीक, जितना हमारा एफर्ट्स था उस हिसाब से। ठीक, तो ये रोल रहा। अब जैसे इम्पॉर्टेंट रिवोल्यूशनरी मूवमेंट, आपको ये बहुत बड़ा लग रहा है ना, बहुत बड़ा, इसको मत सोचिए दिमाग में बार बार, सच में बहुत ही लंबी जाएगा, फिर पढ़ने का मन नहीं करेगा, ऐसा मत करिए। ये है बहुत छोटा, एक्चुअली इसके अंदर बहुत सारे मूवमेंट है, इसलिए ये बहुत बड़ा हो गया। अब मैं आपको क्या कर रही हूँ, सभी मूवमेंट्स के वो लिखवा दे रही हूँ, सभी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मूवमेंट्स हैं उनके नाम आपको लिखवा दे रही हूँ, आप लिख लो उन मूवमेंट्स के नाम। फिर क्या करेंगे कि उस मूवमेंट को आप खुद से पढ़ेंगे, वो बहुत ही ईजी वर्ड्स में, आपको डिस्क्रिप्शन में बुक का उस चैप्टर का लिंक दे देंगे, आप आराम से एक मूवमेंट को पढ़ लीजिएगा, उस PDF में से आपको आराम समझ में आ जाएगा। फिर उस चीज़ों को रिलेट करके यहाँ रीजन्स में डाल सकते हैं, यहाँ रोल में डाल सकते हैं, कैसे कैसे जो मूवमेंट चल रहा था तो वो कैसे रोल प्ले कर रहा था इंडिया को डेवलप करने में, लोगों को इंस्पायर करने में, एक लीडरशिप की कमी कैसे दिख रही थी लोगों के सामने, मैसेज टू नेशनलिज्म हो रहा था। तो ये सारी चीज़ें हम जब वो मूवमेंट सारे पढ़ेंगे ना तो दिमाग में आएगा। वैसे तो आपको चाहिए बोले तो तैयार करना है, तो चलिए हम आपको वो कर देते हैं, बता देते हैं कि कौन कौन से मूवमेंट्स थे। जैसे विनायक दामोदर सावरकर्स फ्रीडम स्ट्रगल इन इंडिया एंड लंदन, ये हमारे कंट्री में नहीं, फॉरेन में भी हमारे कंट्री के लोग जाके इसके अगेंस्ट कर रहे थे आंदोलन। ठीक, तो पहला मूवमेंट था, आपने सुना, विनायक दामोदर सावरकर्स फ्रीडम स्ट्रगल इन इंडिया एंड लंदन। इसका मैं PDF आपको दूंगी, इस जो कंटेंट है इसको आप अच्छे से एक मूवमेंट पढ़ लेंगे तो ठीक रहेगा। फिर दूसरा मूवमेंट सरदार सिंह राणा एंड माडमा काम रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी इन यूरोप। फिर रिवोल्यूशनरी मूवमेंट इन बंगाल, अरविंद घोष अरविंद घोष, अरिंद्रा कुमार घोष, उपेंद्र एक्सेट्रा, रिवोल्यूशनरी मूवमेंट इन बंगाल इन लोग का। फिर अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस, फिर बॉम्बे थ्रोन ऑन लॉर्ड हार्डिंग बाई रैश बिहारी बोस, इनका केस भी बहुत फेमस हुआ था। एक इम्पॉर्टेंट केस में भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट का केस भी है। जैसे अलीपुर, जैसे बॉम्ब थ्रोन, ये दोनों लोगों ने बॉम्ब तो फेंका था ब्रिटिशर्स के लिए, पर ब्रिटिशर्स नहीं मरते हैं और 2 फीमेल्स मरती हैं, फिर उनको हैंग भी कर दिया जाता है, इस तरह की चीज़ें। तो जैसे इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है बिहारी बोस का। दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस, रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग फर्स्ट ग्रेट वॉर, ठीक, और इंडियन फ्रीडम मूवमेंट इन फॉरेन कंट्रीज, कोमागटा मरु एंड गदर पार्टी, कुमगटा मरु एंड गदर पार्टी। फिर रिवोल्यूशनरी मूवमेंट ऑफ राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक
उल्लाह एंड अदर्स, कपूरी केस, इसको कहा जाता है कपूरी केस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कपूरी केस एक बहुत इंपॉर्टेंट में हमको मिला, और एक कौन सा था, बॉम्बे थ्रोन ऑन लॉर्ड हार्डिंग बाय रशभेरी बोस, ठीक है, ये भी अच्छा था। फिर ग्रेट रिवोल्यूशनरी मूवमेंट ऑफ सरदार भगत सिंह, इनका भी बहुत ही अच्छा फेमस और मूवमेंट है। फिर ट्रायल एंड कन्विकेशन ऑफ सरदार भगत सिंह एंड अदर्स, ठीक है। रिवोल्यूशनरी मूवमेंट ऑफ चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, चंद्र बोरा एंड यशपाल, ये भी अच्छे अच्छे मूवमेंट्स थे। फिर सुभाष चंद्र का जो आज़ाद हिंद फौज बनाना अपनी कंट्री की आज़ादी के लिए, वो सारी चीज़ें भी, जैसे आपको मैंने लास्ट में बताया रोल में, आज़ाद हिंद फौज बनाया था सुभाष चंद्र ने, तो ये सारी चीज़ें हुई। फिर ये चीज़ें बहुत सारी ऐसे ही रिवोल्यूशंस हैं जो हुए, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हुई, तो इतना ज़्यादा इसके अंदर रेवोल्यूशन है ना, बहुत सारे मूवमेंट्स हैं, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये टॉपिक बहुत लेंथी होता है एक्चुअली में। बस इसको समझने की ज़रूरत है कि यहाँ चल क्या रहा है। अगर आप बेसिकली समझ गए यहाँ चल क्या रहा है, तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इस चैप्टर को ख़त्म करने में। तो मुझे लगता है इतना सफिशिएंट है। मैं अपने डिस्क्रिप्शन में इस चैप्टर का PDF आपको दे दूँगी, आप पढ़ लीजिएगा वहाँ से, और कुछ शॉर्ट नोट करके भी शॉर्ट में हर एक मूवमेंट का पॉइंट वाइज करके मैं दे दूँगी, ताकि आपको आसानी हो जाए, ठीक है। तो अभी हम आपको कुछ, जैसे यहाँ पे बड़े बड़े हेडिंग्स थे बताए थे, शॉर्ट में आपको कुछ बता दे रहे हैं कैसे कैसे मूवमेंट है। तो चैपकर ब्रदर्स एक मूवमेंट हुआ था। फिर अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस हुआ था। फिर कुर्जन वैली एसेसिनेशन हुआ था। भाई शॉर्ट नेम आप याद, जैसे यहाँ बड़े बड़े नेम है ना, उसको शॉर्ट कर दीजिए। तो ये हवार गैंग केस हुआ था। फिर कोकरी कॉन्स्पिरेसी जो 3 लोगों का हुआ था। फिर दिल्ली लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस हुआ था। फिर चित्तागोना अरमुरा रेड हुआ था। फिर सेंट्रल असेंबली बॉम्ब केस हुआ था, एंड लाहौर कॉन्स्पिरेसी भी उसे कहते हैं। तो ऐसी चीज़ें आप बड़े में भी लिख सकते हैं, शॉर्ट में उसका नाम रखने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, बट हाँ छोटे में भी आप नाम उसका बना के खुद से लिख सकते हैं। हाँ, जो उसके नेम है वही लिखिए, छोटे में भी है बड़े में भी है। तो आप आराम से मैं डिस्क्रिप्शन में दूँगी लिंक, उसको पढ़िएगा, और पढ़ने के बाद अगर कुछ उन सभी मूवमेंट्स के अंदर अगर आपको नहीं समझ में आएगा, तो मैं उन सभी एक एक मूवमेंट को भी आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। बट आप इतना तो खुद से, मुझे यहाँ तक लगता है आप बिल्कुल कर पाएंगे, क्योंकि उन मूवमेंट्स को खुद से ही पढ़ना। अगर आप उन मूवमेंट्स को भी पढ़ के नहीं समझ में पा रहे हैं इतना बेस क्लियर करने के बाद, तो आपको मतलब बहुत ही मुश्किल से समझ में आएंगी चीज़ें। आप अगर वैसे फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप समझने की कोशिश करिए, बुक रीडिंग की हैबिट डालिए, क्योंकि यही चीज़ें आपको आगे काम आनी है। आपको सिर्फ ग्रेजुएशन तो नहीं करना है ना, ग्रेजुएशन में बैठना नहीं है ना, तो वही चीज़ है। अगर आपको बैठना नहीं है तो आप चीज़ें करना शुरू कीजिए, नहीं हो रहा है ज़बरदस्ती कीजिए, ट्राई कीजिए, 1 बार 2 बार 3 बार वो होंगी। मैं सब कुछ यहाँ रटा रटाया छपा छपाया दे दूँगी ना, तो फिर आपको बुरी आदत लग जाएगी, जो कि मैं नहीं चाहती कि ऐसा कुछ हो। आप चीज़ें, आधी चीज़ें मैं आपका बैकग्राउंड यहाँ क्लियर करूँगी, बैक क्लियर कर दूँगी, फ्रंट क्लियर कर दूँगी, बेसिक डेफिनेशन चीज़ें सब बता दूँगी, लेकिन बुक खोलने का काम ये आपका होना चाहिए, और फिर चीज़ें आपको डिटेल में समझ पाएंगे। मुझे जहाँ तक था कि मैं इस पूरे चैप्टर को एक ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता दूँ क्या है इसके अंदर, और बाकी आपको पढ़ना है, आपको समझना है, आपको चीज़ें करनी है। अब आपके ऊपर है आप इसे कैसे समझते हैं। अगर अभी भी आपको लग रहा है कि इसमें और कुछ मुझे बताना चाहिए था, नहीं बताया, आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा मेरे वीडियो में के नीचे, या तो फिर आप मेरे इंस्टा ID पे मैसेज कर दीजिएगा मुझे, मैं वो चीज़ें भी कवर करा दूँगी। और बाकी जो सिलेबस है वो भी मैं जल्द जल्द उसकी वीडियो लेके आऊँगी। आप आराम से पढ़िए, लेकिन अपनी प्रॉब्लम अगर है तो शेयर कीजिए, ऐसे छुपका के बैठने से कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपनी प्रॉब्लम ज़रूर शेयर करिएगा मुझसे। मैं आपके लिए यहाँ बिल्कुल आपके सपोर्ट में हमेशा खड़ी हूँ। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।